नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सीतापुर की खबर के साथ। आपको बता दें कि सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े 28 मामलों में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करते हुए आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा, चमरोआ से विधायक नसीर अहमद खान और आजम के दोनों बेटों अब्दुल्ला और अदीब समेत 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें से आजम खान की बहन समेत जौहर के ट्रस्ट के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों पर चार्ज लगाए गए हैं। साथ ही सपा सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस दौरान दावा किया गया था कि किसानों की जमीन खरीदी गई है, लेकिन जुलाई 2019 में 26 किसानों ने मुकदमे दर्ज करवाते हुए आरोप लगाए थे कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनकी जमीन जबरन विश्वविद्यालय में मिलाई गई है। इसी को लेकर के जब आवाज उठी और इसके बाद जांच हुई, जांच में साफ हुआ कि किस तरह से आजम खान की ओर से जमीन हड़पी गई थी किसानों की। इसे लेकर के कार्रवाई भी हुई और अब केस दर्ज होने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े मामलों की जांच अब पूरी हो गई है और इसी को लेकर के अब लगातार इस बात के कयास है कि आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आजम के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुर्रम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय का पूरा मामला है और आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के साथ साथ आजम खान के परिवार पर भी शिकंजा कस रहा है। कार्रवाई होनी है और इसे लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। पहले ये माना जा रहा था कि क्या आजम खान को इस पूरे मामले को लेकर के क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि आजम खान ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी इलाके के किसानों ने मुकदमे दर्ज करवाए थे और ये कहा था कि किस तरह से उनकी जमीन को जबरन मिला लिया गया इस विश्वविद्यालय की जमीन में। तो जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े मामले की जांच अब चूंकि पूरी हो गई है, सभी आरोपियों पर आरोप जो लगाए गए थे वो सही पाए गए हैं, ये पुलिस का कहना है, एसपी का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी का। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, जो मामला आजम खान, उनकी बीवी, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके खिलाफ जो चार्जशीट जमा हो चुकी है कोर्ट के अंदर, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जो फाइंड आउट किया है पुलिस, उनकी फाइंडिंग यही है कि जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल सही है और दोषी हैं आजम खान, उनकी बीवी है, उनके बेटे और साथ ही कुछ अन्य लोगों का भी नाम लिया जा रहा है, उन लोगों को भी दोषी माना गया है। तो जो अब चार्जशीट जमा हो गई है, यानी कि अब चार्जशीट सबमिट होगी। जो चार्जशीट है, जो आरोपी उनको दिया जाएगा, यानी कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चार्जशीट दी जाएगी। अब उनके बाद अब जो है कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। अब कोर्ट में साबित करना होगा पुलिस को कि जो चार्जशीट दी है वो बिल्कुल सही है, जबकि आजम खान के वकीलों को ये साबित करना होगा कि जो चार्जशीट जमा की गई है वो गलत है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, इस पर अब बहस होनी है। तो जो बात कही जाती थी बार बार कि आप जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते थे। कम से कम इस मामले में तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो जी जान से लगी हुई कि किस तरीके से आजम खान और उनकी पत्नी, उनके बेटे के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसको सही बताया जाए। चार्जशीट जमा हो चुकी है, यानी कि अब मामला सीधे कोर्ट में है। अब कोर्ट में बहस होगी, बहस के बाद मालूम चल सकेगा कि जो स्टेट आरोप लगा रहा है आजम खान और उनके परिवार पर वो सही है या आजम खान उनका परिवार अपने को साफ साबित कर पाता है, यानी कि बेकसूर साबित कर पाता है। आरोप जो लगाए गए हैं वो यही लगाए गए हैं कि जो ज़मीन है उसको हड़पा गया है, उसमें 420 किया गया है और डरा धमका कर किया गया है, घालमेल किया गया है। तो अब देखना यही है कि कोर्ट में जब बहस होती है तो उसका अंजाम निकलता क्या है, क्या आजम को राहत मिलती है या फिर उनको मिलती है सजा। हेमंत। बिल्कुल खुर्रम, और अब ये साफ हो गया चूंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो ये पूरा मामला अब कोर्ट में और कोर्ट में ट्रायल चलेगा। उसके बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार कौन दोषी है कौन नहीं। लेकिन अब तक की जो जांच हुई है वो क्या बताती है कि आजम खान, उनके परिवार की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली। पुलिस की जो जांच है उसमें तमाम जो तथ्य सबूत जुटाए गए हैं पुलिस की ओर से, वो अब तक क्या कुछ कहते हैं।
देखिए, जो सबूत जुटाए गए हैं एसआईटी द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा, उनके हिसाब से तो बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल आजम खान के खिलाफ खड़े भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि अब चार्जशीट जमा हो चुकी है, अब कोर्ट में बहस होना है, तो वकील किस तरह से अपनी दलीलें रखते हैं, किस तरीके से आजम खान के परिवार के जो वकील होते हैं वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को बचा पाते हैं, ये देखना है। अब ये कोर्ट में बहस चलेगी, बहस के बाद क्या कुछ होता है ये कोर्ट में ही मालूम चल पड़ेगा। लेकिन अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो ट्रायल का जो स्टेज होता है वहाँ पर मामला पहुँच चुका है। आप देखना इस बात का कि इस मामले में पहली बहस किस तारीख को होती है, और जाहिर सी बात आजम खान हो या उनकी पत्नी हो या उनके बेटे हो, वो यही प्लीड करेंगे, अपने इनोसेंस प्लीड करेंगे, जबकि जो मशीनरी है वो गिल्टी प्लीड करेगी उनको। लेकिन अब बहस कोर्ट में होना है, जज को कन्विंस करना है, जो भी सबूत, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए गए हैं चार्जशीट में, उसको कोर्ट में कैसे साबित कर पाएंगे, ये काम अब उनके वकील, अब सरकार के वकील को करना है। जबकि जो इनके क्या नाम है आजम खान और उनकी पत्नी, उनके बेटे के जो वकील हैं, वो इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी लिखा गया है वो पॉलिटिकली वेंडेटा है और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब वहाँ कोर्ट में पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं चलता हेमंत, कोर्ट में कागज़ बोलते हैं और कागज़ सही है या गलत ये साबित करना होता है। तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब ट्रायल जब शुरू होगा तभी मालूम चलेगा दलीलें किस तरीके की जा रही हैं और आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे तरफ से क्या कागज़ रखे जाते हैं, क्या दलील पेश की जाती है। चार्जशीट जाहिर सी बात है कि उनके वकीलों को दी जाएगी और वो पढ़ करके अपनी बहस तैयार करेंगे। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन ये तो एक जांच की बात हुई और एक जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करने की बात हुई, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से आजम खान और उनके परिवार पर शिकंजा जो है वो और ज्यादा बाकी जगहों से भी कसता हुआ नजर आता है? क्योंकि जैसे गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण की जांच होने की भी खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए शिकंजा लगातार कस रहा है और उसकी वजह भी है कि आजम खान एक ऐसी शख्सियत उत्तर प्रदेश के जिन पर अगर हमला बोलते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये बड़ी सख्त सरकार है। यही वजह है कि उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन देखिए बिल्कुल बात साफ है कि अगर गलत आजम खान है तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर ये वाकई में पॉलिटिकल वेंडेटा है तो जाहिर सी बात है कोर्ट किस तरीके से कन्विंस होगी आजम खान उनके वकीलों की इस थ्योरी पर कि पॉलिटिकल वेंडेटा। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट में पॉलिटिकल वेंडेटा या कुछ थ्योरी नहीं चलती है, जो चलता है डॉक्यूमेंट चलता है। कागज को सही और गलत साबित करना होता है, या फिर उस कागज जो आपके खिलाफ कागज है उसके जवाब में आप कोई बड़ा कागज लेकर आए तभी होता है। यानी कि सबूत की बात है, डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो अब बिल्कुल दलीलें चलेंगी, तर्क चलेंगे कोर्ट के अंदर। तो अब जो लीगल आर्गुमेंट्स होंगे उसका क्या कुछ निकलता है, बिल्कुल खुर्रम, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल खुर्रम, वो उसमें ट्रायल के बाद कोर्ट को डिसीजन लेना है कि आखिरकार कौन दोषी है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार की ओर से क्या अब आजम खान के अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए जो काम करवाए गए थे, जो हज हाउस का निर्माण गाजियाबाद में हुआ था, या बाकी के जो काम थे, उनकी भी जांच का कोई फैसला लिया गया है? क्योंकि अभी ये खबर मिल रही है कि सरकार अब बाकी दूसरे जो काम हैं जो आजम खान से जुड़े हुए हैं, उनके निर्माण हैं, उनको लेकर के भी जांच करवा रही है। देखिए जहां आजम खान के फुट स्टेप्स हैं वहां की जांच होनी, यही बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। क्योंकि मैंने पहले कहा आजम खान एक ऐसे चेहरे थे पिछली सरकार के जो सबसे कद्दावर हुआ करते थे, शिवपाल सिंह यादव हो या फिर आजम खान हो। लेकिन अब देखने इसी बात को है कि आप किस किस मामले की जांच कराएंगे। कई मामलों की जांच कराई जा रही है। मसलन कि लखनऊ में जो रिवर बैंक कॉलोनी में उनकी एक रिश्ते में बहन लगती थी आजम खान की, उनके घर खाली कराया गया। उसकी वजह लेकिन दूसरी थी कि वो घर खाली था, 1000 रुपये मासिक किराया था, 6000 स्क्वायर फीट में अलबत्ता बना हुआ था, तो उसको खाली कराया जा रहा, नोटिस सर्व हो चुकी है। लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि जैसे माइनॉरिटीज़ की बाकी माइनॉरिटीज मिनिस्टर थे, यानी कि बहुत सारे मान लीजिए हज हाउस का निर्माण उनके जिम्मे था, उस पर क्या कार्रवाई होती है, उस पर किस तरीके क्या कुछ निकालती है। देखिए जो योगी सरकार है उसका कहना है करप्शन के खिलाफ हम खड़े हैं, तो हम खड़े, हम देखेंगे नहीं कौन उस तरफ है। अगर कद्दावर है या एक आम इंसान है लेकिन करप्ट है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। उसी नज़रिए से देखें तो बिल्कुल बात साफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल और साफ हो जाती है कि जब बड़ी मछली फंसती है तो जाहिर सी बात उसके साथ कई छोटी मछलियाँ फंसती है। बात ये नहीं कि आप आजम खान को करप्शन चार्ज प्रूव करके जेल भेजिए, बात तो ये भी है कि जिन्होंने उनको सहयोग किया आप उन पर भी पहुंचिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अधिकारी आएंगे, जब तक कि पूरा जो साम्राज्य है उसको आप ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक आप कह नहीं सकते कि करप्शन
हैं कि ये जो जंग है आपकी वो कामयाब है। तो जाहिर सी बात है, देखना ही होगा कि और कौन से मामले होते हैं जिसमें आजम खान को लपेटा जाता है। अब्दुल्ला आजम का जो फर्जी उनको अब विधायक रहे नहीं, विधायक की जा चुकी है, फर्जी डेट ऑफ बर्थ सामने आया था, दो बिल्कुल खुर्रम, और पहले आजम खान का हमसफर रिजोर्ट, उसके बाद देखिए जौहर विश्वविद्यालय, और अब चूंकि सरकार का शिकंजा कस रहा है कि आजम खान जब अल्पसंख्यक मंत्री थे उस दौरान उनके नेतृत्व में, उनके मंत्री के काल में जितने काम करवाए गए थे उनकी भी जांच होगी। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए खुर्रम। वहीं अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। बरेली के आंवला थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक युवक को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये मामला दो समुदायों का होने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरोप इस बात को लेकर के है कि मृतक नलकूप कार्यालय से कुछ लोहा चोरी कर रहा था और वहां पर चौकीदारों ने इसे चोरी का सामान ले जाते हुए देख लिया। इसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मृतक को पेड़ से बांधकर जमकर उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रवि का सीधा हम रुख कर लेते हैं। रवि, ये पूरा मामला, एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मामला शुरू होता है एक चोरी के मामले में, जहां पर जो लोगों को जानकारी मिलती है कि चोर है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जिसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर उसकी पिटाई होती है। पिटाई में वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद ये सारा मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इसको घायल हालत में थाने ले जाती है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसको चिकित्सीय सुविधा न देने के बावजूद और न ही इस मामले में पुलिस बहुत ज्यादा कार्रवाई करती हुई नजर आई है। हालांकि 2 समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था। चोरी पे पकड़े गए युवक को पहले पिटाई करते हैं, उसके बाद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो जो दोनों ही पक्ष है वो इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक होती है और उसके बाद आपस में थाने में समझौता कर लेते हैं और ये जो मृतक है इसको लेके चले जाते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है। अब ये जरूर है कि पुलिस अब इस मामले को दर्ज करने की बात कह रही है, वहीं अब इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें मामला जो है वो कहीं ना कहीं ढीला नजर आया, जिसकी वजह से मामला इतना गंभीर हुआ। और एक अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर चोरी में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती, जांच करती और जो भी चीजें होती वो आगे देखने को मिलती। सबसे बड़ी बात यह है तो पहले लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, चोर की पिटाई की है और उसकी इस बेरहमी से पिटाई की है कि अब उसकी जान जा चुकी है। तो अब जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जरूर उजागर हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चोरी के मामले में इतनी पिटाई के बावजूद भी उसको छोड़ कैसे दिया गया, कैसे उसके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया, ये अपने आप में तमाम सवाल उठाते हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बिल्कुल रवि, सबसे पहली बात तो कि पुलिस जब तक नहीं पहुंची थी, आखिरकार लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, क्यों उसकी इस तरह से जमकर पिटाई की गई? इसको पुलिस को सौंपते, पूरा एक प्रोसीजर होता। अगर चोरी की थी तो उसकी सजा कोर्ट तय करता, पुलिस उस पर कार्रवाई करती। लेकिन एक सवाल ये भी जो आप उठा रहे हैं कि आखिरकार लोगों की तरफ से जो कानून व्यवस्था को हाथ में लिया गया वो भी सवाल उठाता है और पुलिस लगातार जिस तरह से सवालों के घेरे में इस पूरे मामले को लेकर, वो भी एक सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक और सहयोगी आशीष गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम इसी खबर पर रुख करते हैं। आशीष, ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सवाल पुलिस पर भी और सवाल उन लोगों की भीड़ पर भी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। जी बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उसमें निश्चित रूप से न केवल सवाल पुलिस पर उठे हैं बल्कि जनता पर भी उठे हैं कि क्यों उनको कानून के ऊपर से भरोसा इतना उठ गया कि उन्होंने मौके पर खुद ही उस आरोपी के साथ मारपीट की और मारपीट भी इतनी ज्यादा की गई कि जिसके बाद उसकी कुछ ही घंटों के बाद मौत हो गई। और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब उस आरोपी की पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची
तो उसको 4 घंटे तक थाने में रखा गया, क्यों नहीं उसको कोई स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई गई या फिर उसको अस्पताल भेजा गया, ये भी बड़े सवाल हैं। जिसके बाद में अब पुलिस ने जो है वहाँ पे स्थानीय लोगों की पहचान करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी हेमंत। लेकिन क्या इसकी जो मौत है वो थाने में हुई या थाने से जब ये चला गया उसके बाद हुई? हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि जब इस भीड़ ने आरोपी के साथ मारपीट की थी तो उसके बाद तभी किसी ने PRB 112 को फोन किया और वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद इसको हिरासत में लेके वो अपने साथ थाने ले आए और वहीं पर 4 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बाद सवाल इस बात को लेकर के कि अगर पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंच गया था तो क्या पुलिस ने मेडिकल करवाया था इस घायल का? क्या पुलिस ने इससे लेकर कोई कार्रवाई की थी? जी बिल्कुल हेमंत, यही सारे सवाल हैं जिसकी लगातार पड़ताल की जा रही है। SSP ने एक कमेटी गठित कर दी है जो इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर लापरवाही जो हुई थी वो किस स्तर पर हुई थी। निश्चित रूप से अगर कोई अपराधी गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल किया जाता है, और अगर आरोपी की पिटाई हुई थी तो उसको पहले या तो स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाती या फिर उसका मेडिकल करने के लिए भेजा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लिहाजा अब इसमें अभी तो प्रथम दृष्टया जनता पर मुकदमा लिखा गया है जिस भीड़ ने इसकी पिटाई की थी, और आगे हो सकता है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई है वो पुलिस वालों पर भी कप्तान के द्वारा की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल है और साथ साथ सवाल जो है वो इस बात को लेकर के भी है कि आखिरकार पुलिस पहले क्यों नहीं जागती। साथ ही उस भीड़ पर क्या कार्रवाई की गई जिस भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार है और उम्मीद है कि पुलिस की ओर से जवाब मिलेगा। वहीं कानपुर में एक गुंडे से अपनी इज्जत बचाती हुई घूम रही एक नाबालिग पीड़िता 50 दिन से थाने से लेकर SSP कार्यालय तक के चक्कर काट रही है। आरोपी गुंडा 2 बार घर में घुसकर इस दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर चुका है, उसके साथ सरेआम बदतमीजी की है, मारपीट की गई है। अब आरोपी के डर से पीड़िता के घर वालों ने उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, लेकिन पुलिस पीड़िता की मदद करने के बजाय बदसलूकी पर उतारू है। चौकी के इंचार्ज ने पीड़िता के आरोपों को झूठा साबित कर पीड़िता के साथ ही अभद्रता की है, जिसको लेकर के एक बार फिर से सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जब थाने में पीड़िता पहुंचती है और उसके बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि थाने में थानेदार पीड़िता के साथ सरेआम बदतमीजी करता है, सरेआम उसके साथ बदसलूकी करता है, तब आखिर किससे उम्मीद की जाए? क्या उसी पुलिस से उम्मीद की जानी चाहिए जो पुलिस सोई रहती है, जो पुलिस कार्रवाई नहीं करती? और जब इस तरह की बड़ी वारदातें होती है उसके बाद सिर्फ पुलिस के पास हाथ मलने के अलावा या फिर अपनी करतूतों को छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये ना केवल पुलिस की नाकामी को दर्शाती हैं बल्कि उन सवालों को और ज्यादा मजबूत करती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर कानून व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही, जबकि सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा है कि बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे अपराध पर अंकुश लग पाए। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली देखिए कि उन गुंडों के साथ खड़ी हुई पुलिस नजर आती है और ऐसे पुलिस अधिकारी इस महकमे में, इस सिस्टम में ही हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नाबालिग के साथ एक गुंडे ने लगातार दुष्कर्म करने की कोशिश की, मारपीट की, और इतना ही नहीं, इस गुंडे की वजह से एक बच्ची को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये पूरा मामला क्या है? अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी देखिए, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है हेमंत। कार्रवाई का आश्वासन दिया है पुलिस द्वारा और कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस कार्रवाई का आश्वासन ही दे रही है, क्योंकि लगातार पीड़िता और उसके नाना नानी थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन लगातार चाहे वो कोतवाल हो थाना काकादेव के, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो लगातार पीड़िता को कहते रेप हुआ तो नहीं है, जब रेप हो जाए तब एप्लीकेशन लेके आना, या इंस्पेक्टर जो कोतवाल है थाने का वो कहते देखे तुम यहाँ थाने में बैठो, देखे तुम्हें कौन छेड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बेशरम पुलिस है कानपुर पुलिस, जो इस तरीके से पीड़िता को इस तरीके से बातें कह रही है, कार्रवाई के अलावा कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा अब CO त्रिपुरारी पांडे जो हैं उन्होंने पीड़िता को और उसके परिवार को
आश्वासन दिया है जल्द ही कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पुलिस कर्मियों ने जो व्यवहार किया पीड़िता और उसके परिजनों के साथ, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि पुलिस के अधिकारी का कहना है कि हम इस मामले में जांच करेंगे। अब देखना है ये जांच कब तक होती है और इन पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। कौन थानेदार है जो पूरे कानपुर की पुलिस का मजाक उड़ा रहा है? जो कानपुर की पुलिस पहले किससे सवालों के घेरे में है? मुख्यमंत्री से लगाकर के पूरी सरकार की मंशा है एक एक गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कौन थानेदार है जो लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां भी उड़ा रहा है, पुलिस महकमे की बदनामी भी करवाता है, ना कार्रवाई कर रहा है, ना ही पीड़िता को प्रोटेक्शन दे रहा है? जी निश्चित तौर ये पूरा मामला थाना काकादेव का है, जब कौशल किशोर दीक्षित थानेदार हैं, कोतवाल हैं, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से जो दबंग है इलाके का काकादेव पर, वो जिस तरीके से पीड़िता को परेशान कर रहा था, उसकी पढ़ाई छूट गई है, उसने घर से निकलना बंद कर दिया, उसके घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ देना और उसके शराब से उसको नहला देना, कहीं ना कहीं पूरा परिवार बुरी तरीके से भयभीत है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज है वो भी इसमें एप्लीकेशन ले लेता है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लेता है। फिलहाल आज जब पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची तो एसपी ऑफिस में मौजूद सीओ त्रिपुरारी पांडे ने एप्लीकेशन ली है और उसको कार्रवाई के आश्वासन की बात कही है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर की पुलिस विवादों में रही, अभी पूर्व से लगातार कानपुर चर्चा में बना रहा है और जब इस तरीके की बात निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं बड़ी हैरानी होती है। जी बिल्कुल, इससे तो साफ जाहिर यही होता है कि आखिरकार कानपुर की पुलिस गुंडों की सरपरस्ती में लगी हुई है। कानपुर की पुलिस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है। राहुल, तमाम तथ्य यही कहते हैं, नहीं तो आखिरकार एक पीड़िता के घर में घुस करके उसकी इज्जत से खेलने वाला बदमाश अभी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। पुलिस को चाहिए था कि त्वरित कार्रवाई होती और ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई होती और उसके बाद ऐसे बदमाशों की असली जगह पर उनको पहुंचाया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आला अधिकारियों से अगर आपकी कोई बात हुई है, वे क्या कह रहे हैं? वे भी इस पूरे मामले को इसी तरह से ले रहे हैं? जी नहीं, जब आज पीड़िता जब आला अधिकारियों के पास पहुंची तो आला अधिकारियों ने उसकी जिस तरीके से बात सुनी, उससे ये लगता है कि अब जो भी पीड़िता ने कार्रवाई की जो एप्लीकेशन दी है उस पर अब कार्रवाई होना तय है। जिस तरीके सीओ त्रिपुरारी पांडे ने एप्लीकेशन को गंभीरता से लेते हुए थाना काकादेव की पुलिस को तुरंत बोला कि इस पे कार्रवाई करें और एक्शन लें। इसके अलावा हम लोगों ने जो बातचीत करी कि जो अन्य पुलिसकर्मी जो थानेदार हैं, जिनका रवैया जिस तरीके से पीड़िता पर और पीड़िता के परिवार पर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरे मामले की जांच होगी गंभीरता से, दोषी चाहे चौकी इंचार्ज हो चाहे इंस्पेक्टर हो, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो आम जनता की रक्षा करे, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कानपुर की पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। उम्मीद है कि कानपुर की पुलिस जागेगी, बदमाशों पर कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसी के साथ ही आज के 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।